श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, बीती 23 अगस्त बुधवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की। इस उपलब्धि के साथ भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भी बन गया है। चंद्रयान-3 मिशन पिछले महीने की 14 तारीख को लॉन्च किया गया था। अपनी 43 दिन की यात्रा के दौरान कई चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद चंद्रयान 23 अगस्त को पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा पर उतर गया। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान-3 चंद्र मिशन की उल्लेखनीय सफलता के लिए इसरो की सराहना की है। दक्षिण अफ्रीका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और एक विकसित भारत के लिए शंखनाद है। श्री मोदी ने कहा कि यह क्षण भारत में नई ऊर्जा और क्षमता का है। श्रोताओं, चंद्रयान मिशन कितना कठिन रहा है और कितना महत्वपूर्ण भी है और इसरो की यह सफलता कितनी बड़ी है, इन सब पहलुओं पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं जाने माने भौतिक विज्ञानी और रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर शिव कुमार पांडे। प्रोफेसर पांडे, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ल जी। प्रोफेसर पांडे, जैसा भी हम अपने श्रोताओं को बता रहे थे कि ये हम सब के लिए एक बहुत गर्व का विषय है कि चंद्रयान-3 मिशन जो है वो कामयाब हुआ है और बीती 23 अगस्त को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग भी हो गई है। तो हम सब ने उस पल को देखा, उसके साक्षी बने और लोगों ने तो बहुत जश्न भी मनाया। अब हम जो है अपने श्रोताओं को थोड़ा आसान लफ्जों में हम ये बताना चाहते हैं कि ये मिशन जो है वास्तविक रूप से कितना कठिन रहा है, क्योंकि भारत जो है वो पहला देश बना है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर उतारा। मतलब इतने विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका है, रूस है, चीन है, लेकिन वो वहां पर उतारने की अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो कितना कठिन मिशन था ये और कितना महत्वपूर्ण भी है, इसके मायने क्या है सफलता के? देखिए, ये बिल्कुल निसंदेह चंद्रयान-3 का लैंडर का सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करना जी ये बेमिसाल है, हम सबके लिए गौरव का क्षण रहा है और हम साक्षी बने जी। साथ ही साथ ये भी हमें सोचने को मजबूर करता है कि सफलता के पीछे रहस्य क्या है जी। तो इसके पीछे मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा जी। देखिए, हमारे जो इसरो के जो फाउंडर डायरेक्टर थे, जिनको हम स्पेस मिशन का जनक मानते हैं जी, उनका बहुत साफ शब्दों में कहना था, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है जी। हम तो अपना ही टेक्नोलॉजी विकसित करना चाहते हैं ताकि उसका उपयोग हमारे देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ जी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए उपयोग होता रहे जी। तो चंद्रमा पर जाने की योजना जो बनी, हम अपने टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे विकसित कर गए, लॉन्च व्हीकल को विकसित करते गए जी। और जब ये लगा कि अब हमारी लॉन्च व्हीकल भारी से भारी सैटेलाइट को ले जा सकती है, तब हमने पहले चंद्रयान-1 की योजना बनाई जी, जो केवल ऑर्बिटर था जी। उसमें अपने ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के भी पेलोड्स थे। ये बहुत बड़ी बात कि हमारे स्पेस मिशन में दूसरे देशों का भी भरोसा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि रही जिसमें पहली बार ये पाया गया कि वाटर मॉलिक्यूल्स एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स चंद्रमा में मौजूद हैं जी। तो उससे आशा बंधी हमारे वैज्ञानिकों की कि क्यों न हम इसको आगे बढ़ाएं। और चंद्रयान-2 को जब भेजा गया तो सबकी बड़ी आशाएं बंधी थी, क्योंकि वो भी योजना साउथ पोल में पहली बार उतारने की थी जी। फर्क ये था, उसमें ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर जिसका नाम विक्रम साराभाई के ऊपर विक्रम, और एक रोवर था जो चहलकदमी करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और रोवर उतर करके चंद्रमा के साउथ पोल के क्षेत्र में चहलकदमी करेगा और बहुत सारी नई जानकारी इकट्ठा करके हमको भेजते रहेगा जी। तो ऑर्बिटर तो सक्सेसफुल है, आज भी वो चक्कर लगा रहा है जी। लेकिन दुर्भाग्य से 2.1 किलोमीटर तक तो बहुत अच्छा संदेश हमको मिल रहा था, लेकिन उसके बाद संपर्क टूट गया जी। तो उसके बाद वो अनियंत्रित हो गया जी लैंडर जी। और फिर चंद्रमा की ग्रेविटी के क्षेत्र में तो था ही जी, उसके ग्रेविटी के प्रभाव में वो फ्री फॉल हो गया और क्रैश हो गया जी। लेकिन इस चंद्रयान-2 से हमने बहुत कुछ सीखा जी, और उसी का अनुभव का फायदा उठाते हुए जब चंद्रयान-3 की योजना बनी तो वो जो गलतियां हो गई थी, क्योंकि देखिए, एक तो साउथ पोल ऐसा अनभिज्ञ हिस्सा है कि एक तो कोई नहीं गया है जी, और न ही
पृथ्वी से दिखाई देता है जी, और दूसरी तरफ है साउथ पोल। तो जब फिर से योजना बनी जी, तो लैंडर में काफी परिवर्तन किए गए, उसके सॉफ्टवेयर में ऐसी ऑटोमेशन बनाने के लिए ऐसे ऐसे इफ्स एंड बट्स लगाए गए जी, तो फुल प्रूफ बनाया गया। लैंडर को भी जैसे जिसके सहारे वो उतरता उसको ही मजबूत बनाया गया जी, रोवर में भी बहुत सारे परिवर्तन किए गए और तब हमने बड़े आत्मविश्वास के साथ चंद्रयान 3 को हमने 14 जुलाई को लॉन्च किया। कम खर्च में चंद्रयान 3 के माध्यम से साउथ पोल की यात्रा हमने प्रारंभ कर दी जी। इस बार उसका नाम ऑर्बिटर नहीं था बल्कि प्रोपल्शन मॉड्यूल था जी, जिसमें भी एक पेलोड लगा हुआ था जी। और इसरो के वर्तमान चेयरमैन डॉक्टर सोमनाथ ने कहा कुछ भी हो जाए इस बार तो हमारा चंद्रयान का लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा ही। जी, यदि लैंडर के दोनों इंजन काम करना बंद कर दें, सेंसर काम करना बंद कर दें, तब भी इतनी उसमें व्यवस्था की गई थी, बहुत सारे सिमुलेशंस किए गए थे जी, लेबोरेटरी में, इसरो के लेबोरेटरी में जी, टेस्ट किया गया था और जब तैयार हो गए तभी उसको योजना को आगे बढ़ाया गया था। सबके बीच में एक धड़कन तो थी। आखिरी के 15 मिनट, आखिरी 15 मिनट इतने कठिन क्यों रहते हैं? इसलिए कठिन होते हैं कि उस समय पूरा दारोमदार लैंडर के ऑटोमेशन मोड में रहता, खुद तय करेगा कितनी ऊंचाई पर है, अब वेलोसिटी कितनी कम करनी है, ये सब ऑटोमेटेड मोड में रहता है और इसलिए केवल कम्युनिकेशन ही एक माध्यम है जिससे हम उसके संपर्क में रहते हैं। जी, यदि वो टूट जाए तो पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। बिल्कुल, वो नहीं टूटी जी, और वो 15 मिनट भी हमारे लिए आशाओं से भरा हुआ था जी, और हम सफल हुए। बिल्कुल। और इससे सर ये भी हम सबको एक सीखने को मिलता है, जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी, कि जो असफलता मिलती है उससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। वो असफलता कहीं ना कहीं बताती है कि हम और सफलता के लिए किस तरह से काम करें, अपनी कमियों को दूर करके। असफलता ही सफलता की कुंजी मानी जाती है। बहुत बढ़िया। एक बात और है कि हमारे देश में जो कवि लोग हैं, साहित्यकार हैं, उनमें तो चंद्रमा बहुत पहले से काफी लोकप्रिय है। कई कविताएं, कई गीत बन चुके हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का बड़ा महत्व माना जाता है। बिल्कुल। विज्ञान के लिए जो है चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब हम उसकी तस्वीरें देखते हैं तो बंजर सा दिखाई देता है। तो क्या उपयोगिता है विज्ञान की दृष्टि से? ये ऐसा सवाल है जिसमें मैं चाहता हूं कि जो भी सुन रहे हैं जी आकाशवाणी के इस कार्यक्रम को, वो ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। साइंटिफिकली जो रिलेशनशिप है उसको मैं समझाना चाहता हूं। जी बिल्कुल। देखिए, आप कल्पना करें कि चांद ना हो, मान लो अपनी जगह पे नहीं होता, जी, पृथ्वी का कोई और दूसरा नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता, तब क्या होता? जी, तो एक तो ये कि हमारे सीजन्स बहुत एक्सट्रीम होते। हाँ। देखिए, टिल्ट है जी, पृथ्वी के अक्ष भी टिल्टेड है 23.5 एक्सिस से, जी, तभी तो सीजन्स होते हैं। जी, वो नहीं होता तो एक्सट्रीम सीजन हो सकता था। बिल्कुल। कहीं गर्मी तो लगातार गर्मी, कहीं ठंड तो लगातार ठंड। जी, तो एक तो ये बड़ा कारण सीजन्स, बहुत सारे और टाइड्स हमको देखने को नहीं मिलता। हाँ, ज्वार भाटा सीजन्स में अनावश्यक होती तो हमारा तो पूरा गड़बड़ा जाता। बिल्कुल। और हो सकता है कि हम जीने लायक ही नहीं रहते, जी, या जीवन का अस्तित्व ही नहीं रहता। जी। एक और महत्वपूर्ण बात, जो चंद्रमा हमको बचा के रखता है, आपने देखा होगा चंद्रमा की सतह कितना उबड़ खाबड़ है। जी, वो कितने सारी यातनाओं को झेला है। जी, कॉमेट्स के इम्पैक्ट पड़े, एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट पड़े, जी, मेटेराइट्स के इम्पैक्ट पड़े, तभी तो बड़े बड़े और भारी गड्ढे हैं। जी, ये चंद्रमा नहीं होता तो बहुत सारे हो सकता है ऐसे कॉमेट्स, ऐसे एस्ट्रॉयड्स से पृथ्वी को झेलना पड़ता। जी, वो सीधे पृथ्वी पर आते। और इसलिए चांद को समझना, वहां जाना जी, और बारीकी से अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है। सर, ये जो मिशन है इसमें अब जो भी कहा है कि चंद्रमा के एक दिन, मतलब पृथ्वी के 14 दिन के बराबर वहां का एक दिन होता है। हाँ। इसके दौरान जो भी खोज होगी, जो अनुसंधान होंगे, उनका भविष्य के लिए हमारे लिए कितने मायने हैं और वो कितने उपयोगी साबित होंगे? वो देखिए, इसमें भी और पहले वाले में भी पेलोड्स बहुत है। जी, एक तो जो भी पहले मिला है चंद्रयान 1 या चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से, जी, उसको रिकन्फर्म करना। जी, और साउथ पोल में चूंकि कोई भी देश पहुंचा नहीं है, हम पहले राष्ट्र बन गए हैं, जी, तो हमारी जवाबदारी भी और एक प्रकार का हमारा जिज्ञासा भी है कि वहां क्या है। जी, और जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े गहरे क्रेटर्स हैं। जी, और आपने जो कहा ना 14 दिन ही क्यों, उसका भी उसकी वजह है। जी, क्योंकि वो साउथ पोल में पूरी तरह प्रकाशित नहीं हो पाता। जी, और जब सूर्य की किरण, पहली किरण पड़ती है, जी, तो इतना उजाला रहता है कि हम इस अपने रोवर को चहलकदमी करा सके। जी, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन रह नहीं पाता। जी, 14 डेज
जी। क्योंकि हम हमेशा चंद्रमा की सतह के एक तरफ ही देख पाते हैं, क्योंकि जितना समय चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में लगता है उतना ही समय वो अक्ष के चारों तरफ घूमता है, तभी तो वही क्षेत्र हमको दिखाई देता है। और इसी कारण से एक लूनर का डे पृथ्वी के 14 दिन, वैसे ही रात जी। तो 14 दिन रोवर के पास समय है जी, और उसका भरपूर उपयोग करना है। किस तरह का उपयोग होगा मतलब? हाँ, उसमें जैसे एक तो क्या है, मैपिंग करना जी, उसके सतह में कौन कौन से मिनरल्स हैं, उसके वायुमंडल का अध्ययन करना जी, कि वो वायुमंडल में क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं जी, उसमें प्लाज्मा है तो उसका किस प्रकार का है, कितनी डेंसिटी है, और बहुत सारे वैज्ञानिक उसमें एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे जी। एक महत्वपूर्ण कि वो जो कि मैंने कहा कि बहुत गहरे गहरे, कितने गहरे क्रेटर्स हैं जो जब उसमें लाइट पड़ता है तब भी वहां परमानेंटली अंधेरा रहता है जी, इतने गहरे हैं जी। और मैंने पहले बताया कि इसमें ये ऐसी जगह है जो मेटेरॉइड्स या कॉमेट्स के कारण इम्पैक्ट हुआ है जी। अच्छा, टेम्परेचर भी एक्सट्रीम जी, -230 डिग्री सेल्सियस से +50 के डिग्री सेल्सियस जी। तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कॉमेट्स के साथ जो चीजें आई हों जी, वो एज इट इज दबी होंगी जी। और जब हमारे वैज्ञानिक उपकरण उसके बारे में अध्ययन करेंगे जी, तो हमको नई जानकारी मिलेगी अंतरिक्ष के बारे में, अपने ब्रह्मांड के बारे में, हमारे ब्रह्मांड के बारे में और चंद्रमा की उत्पत्ति और इवन मैं समझता हूँ इवन पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति के संबंध में कुछ गहरे राज छुपे होंगे, ऐसा हम संभावना व्यक्त करते हैं। प्रोफेसर साहब, एक अंतिम सवाल जी। ये मिशन ने, जैसा हमने कहा कि हम सबको उत्साहित किया है, गर्व से भर दिया है, और 23 अगस्त को टेलीविजन पे जब लाइव प्रसारण हो रहा था, हमारे कई नन्हे मुन्नों ने, कई बच्चों ने उसे देखा, और कई बच्चे होंगे, कई युवा होंगे जिन्होंने अपनी आंखों में ये सपना अब संजो लिया होगा कि भाई हमको भी एक दिन इसरो में जाना है, हमको भी जो है वो अपना कभी ना कभी एक योगदान देना है और हम भी ऐसे वैज्ञानिक बने। तो जो भी बच्चे अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या इसरो में जाना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या मार्गदर्शन देंगे कि कौन सा रास्ता होकर वहां जाता है कि वो अपने उन सपनों को पूरा कर पाए? बिल्कुल बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। बच्चों में उत्साह है जी, केवल हम उनको अपॉर्चुनिटी देना है, अवसर देना है जी। और अवसर देना मतलब पहले तो शिक्षा उनकी ऐसी हो कि हम इसरो के बहुत सारे एक प्रोग्राम में भाग ले सकें। एक बात मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि इसरो शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना प्रचार प्रसार लगातार कर रहा है जी, बहुत सारे विश्वविद्यालयों से जुड़ा हुआ है जी। और ये अभी रविशंकर विश्वविद्यालय में एक प्रोग्राम हुआ जिसका उद्देश्य ही था कि जो एमएससी के पढ़ रहे बच्चे हैं उनको हम इसरो के बारे में बताएं, स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में बताएं और उनको आह्वान करें कि इसमें जुड़ें जी। तो 12वीं के बाद एक और उनको ऑप्शन मिलता है जी। एक संस्था है, इसरो द्वारा पोषित संस्था है त्रिवेंद्रम में, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जी। उसमें 12वीं के बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से वहां भर्ती की जाती है जी। और जो सफल हुआ जी वो वहां पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करने के बाद इसरो अपने संस्थान में उनको प्लेसमेंट भी करेगा। कुछ बच्चे छत्तीसगढ़ के आपने देखा होगा, इस मिशन में भी उनका योगदान रहा है। बिल्कुल। तो ये बताता है यदि उनको अवसर देने की बात करें तो वो भी कमाल कर सकते हैं, बच्चे भी और हमारी बच्चियां भी जी। तो मैं सब बच्चों से कहना चाहूंगा, तुम हमारे देश के भविष्य हो और आप हमारे आशा के किरण हो जी। और हम चाहते हैं कि आप भी इसरो के बहुत सारे एक्टिविटीज में भाग लें जी। 12वीं के बाद IST जैसे संस्थाओं में आप पढ़ाई करने के लिए अप्लाई करें जी। नहीं वहां हो पाता तो छत्तीसगढ़ बाहर में कम से कम MSc स्पेस साइंस या एस्ट्रोफिजिक्स लेके पढ़ाई करें जी। इंजीनियर्स भी लेते हैं, फिजिक्स वाले भी लेते हैं, इंजीनियरिंग भी लेते हैं, केमिस्ट भी लेते हैं जी। जियोलॉजिस्ट, क्योंकि देखिए स्पेस एक्सप्लोरेशन में हर तरह का विज्ञान शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस समय जो बच्चे इसे सुन रहे होंगे, जिन्होंने 23 अगस्त को सपना संजोया होगा, अब आपकी बात सुनने के बाद उन्हें भी एक दिशा मिली होगी। और मुझे उम्मीद है कि इस समय कई भविष्य के वैज्ञानिक जो है हम तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोफेसर पांडे, आपका बहुत बहुत आभार। आकाशवाणी की ओर से आपने बहुत अच्छे से इस मिशन के बारे में समझाया और भविष्य में होने वाले मिशनों कि कैसे हम सहभागी बने, हमारे बच्चे कैसे उसमें अपना योगदान दें, इसके लिए भी आपने मार्गदर्शन दिया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में का आज का यह अंक संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।